नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ND24 की खास पेशकश जीना इसी का नाम में। हमेशा हम ऐसे विषय आपके सामने रखते हैं जो आपसे सीधे जुड़े हुए हों, और आज हम बात करने जा रहे हैं आपके अवचेतन मन की शक्ति के बारे में। हमारे साथ मौजूद हैं प्रख्यात मोटिवेटर और डॉक्टर राजेश शर्मा जी। सर, बहुत स्वागत है आपका जीना इसी का नाम। नमस्कार। ND24 के दर्शकों, दोस्तों, भाई बंधुओं को बहुत बहुत नमस्कार। हम हमेशा एक शब्द सुनते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड की पावर को जान जाओ। आप इस पावर को अगर समझ गए तो ये पूरी दुनिया आपकी है। बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर इस शब्द को जब दर्शकों के सामने और रखते हैं, लोग कई बार ही समझ जाते हैं कि सबकॉन्शियस पावर यानी कि वो पावर जिसे हम पढ़ाई के तौर पे अर्जित करते हैं। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं मेरे सबकॉन्शियस में जितनी चीज़ें जमा हैं वो आपके सामने रखूँगा। लेकिन आज मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि एक साधारण व्यक्ति जो अभी इस शो को देख रहा है, वो किस तरह से समझे सबकॉन्शियस आखिर है क्या? विवेक जी, आपका जो आज का विषय है दर्शकों तक पहुंचाने का, ये बहुत ही अलौकिक विषय है कि अवचेतन मन की शक्ति या सबकॉन्शियस माइंड। जी जी। मुझे लगता है कि KG1 से लेके स्कूल एजुकेशन तक, और उसके बाद कॉलेज से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक, और फिर उसके बाद जो है हम अपन में जब जीवन के कुरुक्षेत्र में प्रवेश करते हैं और फिर अपन गुणा भाग में लग जाते हैं अपनी जीवन की आपाधापी में, और जीवन बीतते जाता है। तो इस तरह के विषय जो है ये साधारणतः कभी चर्चा में आते नहीं, ठीक है ना। कभी घर में ये एक ऐसा कॉमन विषय है, और ना ही कभी दोस्तों के बीच में, ना ही कभी टीचर्स के साथ में इस तरह की चीज़ें होती है। लेकिन हाँ, इस पे अध्ययन बहुत हुआ है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि सृष्टि का निर्माण जब हुआ जी, तो सृष्टि का निर्माण जो है वो दो तत्वों से हुआ। दो तत्वों से, एक पुरुष और एक प्रकृति, ठीक है। ये पुरुष, ये मेल वाला पुरुष नहीं है, ठीक है। ये पुरुष और प्रकृति। पुरुष का मतलब है चेतना, 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 वो अनंत चेतना। उसको वैदिक भाषा में पुरुष तत्व कहा गया है। जी जी। और दूसरा है प्रकृति। प्रकृति मतलब जड़, सृष्टि और सृष्टा, है ना। इसको इस तरह से हम अगर हम देखते हैं तो चेतना और जड़त्व, इस सृष्टि का हर वस्तु में जो है ये दो तत्व ही पाए जाते हैं जी। अगर हम एक मनुष्य की बात करते हैं, हम किसी भी प्राणी की बात करते हैं, आप कल्पना करें कि उसकी देह जो है, अगर उसमें प्राण नहीं है, उसमें चेतना नहीं है, तो उसको हम बॉडी कहते हैं। मृत जो काया है, जो है ना, मृत काया जो है वो एक बॉडी के समान है, बॉडी है, ठीक है। उस बॉडी में जब कॉन्शियसनेस आ जाती है, जब चेतना जी उसमें आ जाती है, तो वो चलता फिरता, ठीक है, इंटरेक्ट करने वाला एक ऐसा यंत्र बन जाता है। तो यहाँ पे सवाल उठता है कि चेतना क्या है, ठीक है, और मनुष्य में उसके जड़त्व में, इस देह में जो एक टेंजिबल बॉडी है जी जी, उसमें जब ये अवेयरनेस आ जाती है, जब ये चेतना आ जाती है, ठीक है, तो वो क्या रूप धारण करती है? लगभग ऐसी है जैसे एक कार है और एक ड्राइवर है ना। वो ड्राइवर जो है वो चेतना है, वो ड्राइवर जो है वो कार के बिना अधूरा है। तो जो चेतना है वो उस बॉडी के बिना अधूरी है, ठीक है। और ऐसी कार जो है वो ड्राइवर के बिना अधूरी है। यानी दोनों चीजों का एक दूसरे पर डिपेंडेंसी बिल्कुल बराबर है। दोनों का जो है एक दूसरे के साथ में जो मिश्रण है वो फिर एक जीवित व्यक्ति को, प्राणी को निर्माण करता है। अब यहाँ से अगर हम चलते हैं कि हम जब माँ के गर्भ से बाहर निकल के आते हैं, तो मनुष्य का जो मस्तिष्क है, ब्रेन, ठीक है, जितनी भी लिविंग बीइंग्स हैं, जितने भी प्राणी हैं, उसमें मनुष्य का ब्रेन जो है उसकी कैपेसिटी अनंत है, अनंत कैपेसिटी है।
अगर हम ह्यूमन ब्रेन की, मेडिकल साइंस ने जहाँ तक ह्यूमन ब्रेन को समझने की कोशिश की है, तो मैंने ये कहीं पढ़ा भी था कि अगर मनुष्य के मस्तिष्क के बराबर उतनी कैपेसिटी का अगर हमें कंप्यूटर निर्माण करना है, तो उस कंप्यूटर का साइज जो है इस पृथ्वी से 7 गुना बड़ा होगा। 7 गुना 7 बड़ा? गुना। हम कहाँ एक छोटे से चिप की बात करते हैं, कहाँ हम एक छोटे से आईपैड, एक लैपटॉप की बात करते हैं, और आज की डेट में गीगाबाइट और टेराबाइट इन सब की बात करते हैं, जो इतनी सी एक आपकी छोटे डिवाइस में जो है चीज़ें आ जाती हैं। और जहाँ तक मनुष्य के मस्तिष्क की बात है, मनुष्य के मस्तिष्क की जो क्षमता है जी, अपार क्षमता है, अपार क्षमता। और धीरे धीरे जो है जब एक जीव जो है माँ के गर्भ से पैदा होकर बाहर आता है, तो उस वक्त उसका जो ब्रेन है वो पूरा कोरा होता है, बिल्कुल कोरी स्लेट जैसे होता है, बिल्कुल कोरा कागज जैसे होता है। फिर जैसे जैसे जो है उसमें उम्र आने लगती है, जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं, तो वह जगत के जितने भी संदेशे हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन है जी, वो हमारे मस्तिष्क तक हमारी इंद्रियों के माध्यम से पहुंचती हैं। ठीक है, हमारा जो मस्तिष्क है, हमारी जो ह्यूमन ब्रेन है, ये जितने भी मैसेजेस, जितने इंफॉर्मेशन, जितने भी खबरें, जो भी चीज़ें हैं, वो हमारी जो 5 सेंसेस हैं, 5 सेंसेस के माध्यम से ही ब्रेन जो है रिसीव करता है बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को जी। ठीक है। और उसके बाद जो मस्तिष्क का जो एक फैकल्टी है, वो जितने भी संदेशे आते हैं, जितनी इन्फॉर्मेशन आती है, उनको फिर वो तौलता है, तौलता है अपनी कसौटी पे कि ये जो खबर है, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये न्यूज़ जो है, ये क्या मेरे लिए अच्छी है या मेरे लिए हानिकारक है, बिल्कुल, या फिर उदासीन है। तो हर खबर को जो है विवेक जी, वो हमारा ह्यूमन ब्रेन जो है वो 3 कैटेगरी में बांटता है। लाइक करेगा या डिसलाइक करेगा या न्यूट्रल रहेगा। ठीक है। 5 इंद्रियों में जो स्पर्श की जो इंद्री है, जो चर्मी, जो हमारी जो चर्म है, जो हमारी चमड़ी कहलाती है, त्वचा कहलाती है। ठीक है। जब बच्चा जो है वो बिस्तर में पड़ा है, उसने सुसु कर दिया, बिस्तर गीला हुआ, तो ये पहला जो सेंसेशन है उसको वो इस गीलेपन का जो है, ये स्किन के थ्रू, टच के थ्रू जो है, ये जो मैसेज उसके ब्रेन तक पहुंचता है, तो वहां पे जब इसका वर्गीकरण होता है तो इसको वो डिसलाइक में भेजता है, क्योंकि वो गीला गीला जो है, ठंडा ठंडा गीला गीला उसको पसंद नहीं है। तो ये जो उस श्रेणी में चला गया कि ये जो भी सेंसेशन आया है, ये बाहरी सेंसेशन, इसे उसने पसंद नहीं किया। ठीक है। अब क्या करें? अब बाय डिफॉल्ट प्रकृति ने ये अंदर में सिस्टम डाल रखा है कि जो पसंद नहीं आएगा तो बच्चा जो है वो रोना शुरू करता है। तो क्राई जो है, रोना जो है, ये बॉडी का एक ऐसा वेपन है ना। मतलब ये जो बिल्कुल छोटा बच्चा है, तब से उसके मन में ये जागृत है, तब से उसके मन में है कि ये और ये बाय नेचर है, ये बाय डिफॉल्ट है, ये सिस्टम में फिट है, ये प्रकृति ने दे रखा है। यानी उसे कोई एफर्ट नहीं करना पड़ा, वो उसके पास पहले से ये सर्किट पहले से बना हुआ है कि जो पसंद नहीं आया वो उसे तो बताना है, तो वो रोता है। जब रोता है तो पहली बार वो आवाज सुनता है, एक चीख, एक रोने की आवाज पहली बार उसके कानों में जाती है। तो कान जो है दूसरी इंद्रिय है। तो जब भी वो इस तरह का एक वातावरण पैदा होता है जो उससे कंफर्ट नहीं देता, तो वो रोता है। और जैसे ही वो रोता है तो उसकी माँ जहां भी हो, वो उसकी इस क्राई को, इस रोने को, इस रुदन को जो है सुनकर दौड़ के आती है, तो उसे उठा लेती है, माँ की गोद में आ जाता है, बड़ी कोजी गोद में आता है। माँ उसे कपड़े बदलती है, पाउडर लगाती है, उसे दूध भी पिलाती है और उसे वापस लौटा देती है। ये 1 बार होता है, 2 बार होता है, 3 बार, 4 बार। ये कर्म जो है, ये इवेंट जो है, जब 21 बार हो जाता है, 21 टाइम, ठीक है, तो उसके ब्रेन को एक आदत पड़ जाती है। इसीलिए कहते हैं कि ह्यूमन ब्रेन की जो एक आदत है कि 21 बार अगर हम एक काम को रोज करते हैं तो हमें हैबिट पड़ जाती है, इसकी आदत पड़ जाती है, हैबिट। बड़ी अच्छी बात आपने कही कि 21 टाइम, यानी यदि हमें सुबह उठना है, यदि हमें कोई ऐसी आदत है, क्योंकि हमने देखा है सर कि अक्सर आपको अच्छी आदतें तुरंत नहीं लगती, लेकिन बुरी आदतें हैं इंस्टेंट लग जाती हैं। आपको कोई बुरी आदत इंस्टेंट, लेकिन अच्छी आदतों के लिए बड़ा प्रयास करना पड़ता है। तो ये 21 दिन का क्या व्रत कह सकते हैं? हाँ, व्रत कह सकते हैं इसको, बिल्कुल कह सकते हैं इसको, 21 दिन का।
और मैं यहाँ पे एक और मैं चीज़ ऐड ऑन करूँगा हमारे दर्शकों के लिए, अगर वही एक्ट जो है अगर हम 40 दिन करें तो हम एडिक्ट हो जाते हैं। वाह। इसीलिए कहा जाता है कि अगर हम किसी गुरु के द्वारा गुरु मंत्र लेते हैं, ठीक है, या ऐसे कई जाप होते हैं, अगर वो बोलते हैं कि गायत्री मंत्र की जाप है या कोई भी मंत्र है, अगर आप 40 दिन तक लगातार करें तो उसके बाद आपके शरीर को उसकी आदत पड़ जाएगी, मतलब आपकी बॉडी जो है एडिक्ट हो जाएगी उसके मैं तो लिए। कहूंगा ये तो बड़ी अच्छी कार्यशाला हो गई। ये तो आपने बताया है कि 21 दिन पहले आप उसको कंटिन्यू कीजिए, आप उसके अभ्यस्त हो जाएंगे। Yes. और 40 दिन आप करते हैं तो आपको उसकी आदत हो जाएगी। यानी जो लोग कहते हैं कि हम सुबह नहीं उठ पा रहे, हम वहां नहीं जा पा रहे, हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे, ये चीज बड़ी टफ है। बिल्कुल। तो ये 21 दिन और 40 दिन के फॉर्मूला को कीजिए। बिल्कुल। दर्शकों को आश्वस्त कर सकते हैं कि वो बिल्कुल 100% आवश्यक। ये तो करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। ये तो वही वाली बात है, जैसे आप नया साइकिल सीखते हैं, कार सीखते हैं, ठीक है, जब आप कार चलाते हैं तो आपका कॉन्शियस माइंड जो है, कॉन्शियस ब्रेन काम करता है। आपको गियर बदलते समय गियर देखना पड़ता है, हॉर्न बजाना तो हॉर्न देखना पड़ेगा, ब्रेक और एक्सीलेटर देखते हैं, दिमाग काम नहीं करता है, भीड़ भी है, चल भी रही है और आप कॉन्शियस ब्रेन के साथ में। लेकिन धीरे धीरे करते करते 21 दिन तक आप ये लगातार ये काम करते करते तो ब्रेन को पता है कि ये काम तो रोज हो रहा है। तो ब्रेन जो है अपनी जो हैबिट को, जो ब्रेन का हिस्सा संभालता है, इस काम को उसके जिम्मे लगा देता है, वो नए काम के लिए लग जाता है, तो आपकी आदत पड़ जाती है। यू बिकम हैबिचुअल ऑफ ड्राइविंग। तो एक के बाद उसके बाद जो है आप कार चलाते हो, आप गाना भी सुन रहे हो, टेलीफोन भी चला रहे हो, आप अपनी किसी से बात भी कर रहे हो, दिमाग कहीं और भी सोच रहा है, आपकी कार चलती रहती है। तो ये हैबिट्स हो देती हैं, दिस आर हैबिट फॉर्मिंग चीजें। सब कॉन्शियस माइंड को क्या बेवकूफ बनाया जा सकता है? मैं इसी पे आ रहा था, मैं आपका सवाल पहले आ गया, मैंने अभी पूरी बात अपनी कंप्लीट नहीं की थी। जहां तक बात है उस बच्चे की बात मैं कर रहा था, ठीक है। अब जो है वो बच्चा जो है, जब ये बात 21 बार हो गई, 21 बार जी, तो बच्चे में एक बहुत ज्ञानी है बच्चा, इंटेलिजेंट बहुत है, ब्रेन डेवलप हो रहा है। अब उसे ये समझ में आ गया कि जब भी मेरे को कंफर्ट नहीं लग रहा है तो मैं यदि रोता हूं तो एक एजेंसी आती है और मुझे उठा के उस वातावरण से दूर कर देती है, कंफर्ट जोन में। अब धीरे से क्या होता है कि बच्चा, उसने सुसु नहीं की लेकिन पड़े पड़े बोर हो गया तो उसने रोना चालू कर दिया, चिल्लाया। अब इतने में दौड़ के कोई आया, उसे उठा लिया, उसे उठा के जो है उसने दूध भी पिलाया। तो बच्चा धीरे धीरे इस तरह से सीखता है, इस तरह से। और जैसे जैसे वो बड़ा होते जाता है, बाह्य वातावरण से, बाह्य जगत की चीज़ों को देखता है, कलर देखता है, आवाज़ें सुनता है, ठीक है। उसके बाद लिंग्विस्टिक उसकी जो है, माँ बाप बात करते हैं, नाना नानी दादा दादी बात करते हैं। तो इस तरह से हमारे ह्यूमन ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, जो चिप्स होते हैं हमारे ह्यूमन ब्रेन में, हमारे जो है अरबों खरबों के संख्या में न्यूरॉन्स होते हैं। वो न्यूरॉन्स अपने आप में एक पूरा कंप्यूटर है, अपने आप में एक पूरा कंप्यूटर है। तो बाह्य जगत के जितने भी संदेश आते हैं, चाहे वो वॉलंटरी हो चाहे इनवॉलंटरी हो, वो सारे के सारे जो है हमारे ब्रेन में स्टोर होते रहते हैं। इस बात पे भी आश्चर्य मत करिएगा कि आज तक, बचपन से लेके आज तक, आपके आसपास घटी हुई हर घटना, हर आवाज़, हर आता जाता व्यक्ति, हर आने जाने वाला वाहन जो है, सारे के सारे आपके ब्रेन में, मेमोरी में संचित किए हुए हैं। चूंकि हमें उसकी ज़रूरत नहीं है और इसलिए वो परत में दबते चले जाते हैं। बट ह्यूमन ब्रेन की जो कैपेसिटी है, इट इज़ बियॉन्ड इमेजिनेशन। अब होता क्या है कि जैसे मान लीजिए एक ऐसी एक नई परिस्थिति पैदा हुई आपके सामने, एक नया चुनौती है आपके सामने, ठीक है। वो चुनौती आई, आपके ब्रेन जो है कुछ न्यूरॉन्स को उस चुनौती के लिए लगा देगा। कोई भी जो घटना घटी आपके साथ जो है ना, अगर आपका बच्चा कहीं विदेश में है, उसके साथ कहीं कुछ अनहोनी घटना हो गई, या किसी दोस्त की बीमारी का पता चला, या किसी रिश्तेदार की कोई अच्छी न्यूज़, बुरी न्यूज़, तो ब्रेन जो है वो न्यूरॉन्स को लाल देता है। वो खबर आई, उसने कुछ न्यूरॉन्स को एलोकेट कर दिया। वो न्यूरॉन्स जो है उस खबर का जो है एक प्रिंट बनाते हैं, और प्रिंट बनाने के बाद में जो है वो HPA एक्सिस बोलते हैं, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस, जो ब्रेन का जो इमोशनल एरिया है, उसको खबर भेजते हैं। तो उसकी जो, उस खबर की जो प्रभाव पड़ रहा है आपके ऊपर में, जो मैंने बताया कि लाइक करोगे, डिसलाइक करोगे, उदासीन करोगे, उसके अनुसार जो है एक रसायन सिक्रीट होता है। अच्छा।
जिसको हम लोग हार्मोन्स बोलते हैं, जिसको न्यूरोपेप्टाइड्स कहा जाता है, न्यूरोपेप्टाइड। और वो न्यूरोपेप्टाइड जो है जब आपकी बॉडी में जाता है तो बॉडी की एक एक सेल, शरीर की एक एक कोशिका जो है उसके अनुसार रिएक्ट करती है। जी। अब सर मैं इसी में एक चीज जोड़ दूं, यदि जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगर हम पूरी तरह से जॉयफुल हैं, काफी अच्छी चीजें सोच रहे हैं, तो ये जो 5 न्यूरॉन होगा वो पूरी तरह से अच्छी चीजों के लिए जागृत हो जाएगा। बिल्कुल जागृत और होगा। इसके उलट अगर मैं कुछ गलत सोच रहा हूँ, किसी के बारे में कुछ गलत सोच रहा हूँ, या फिर मेरे मन में बड़ा अवसाद का भाव चल रहा है, तो ये पूरी तरह से मुरझाया हुआ बिल्कुल रहेगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इसी चीज पे आ रहा हूं मैं। ऐसा करते करते जीवन में हम जब 1 दिन 2 दिन करते 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 असंख्य घटनाएं हमारे जीवन में घटती हैं, असंख्य घटनाएं घटती हैं, और हर इस घटना का कुछ ना कुछ प्रभाव, इंप्रेशन हमारे ब्रेन में पड़ता है। लेकिन मस्तिष्क जो है वो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उनको तो फ्रंट में रखता है, लेकिन बाकी सारी की सारी चीजें जो है धीरे 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 स्मृति में चली जाती हैं, मेमोरी बैंक में चली जाती हैं, और वो एक स्टोर में पड़ी रहती हैं। ठीक है, तो एक 35 साल का जो एक व्यक्ति है, ऐसा कहा जाता है कि एक 35 साल का जो व्यक्ति है 95% वो अपने रोज के निर्णय, रोज की दिनचर्या जो है वो सबकॉन्शियस माइंड से ड्रिवन होती है। तो ये सब जो स्मृतियां हमारे मन में जमा है, ये सब सबकॉन्शियस में पूरी तरह से, माइंड में, बिल्कुल सही कहा आपने। चाहे हमें डर लग रहा हो, चाहे हम किसी को देख के बड़े खुश हो जाते हैं, बिल्कुल ये सारी चीजें। तो सबकॉन्शियस माइंड की अगर हम बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ से कहने जा रहा हूँ आपको, कि अगर आपके जीवन में आज एक नई चुनौती आई है, एक नया एक सिचुएशन पैदा हुई आपके लिए, ठीक है, उस सिचुएशन से जो आपके अंदर में जो भाव घटा वो पहले कभी वैसा भाव घटित हो चुका है, तो सबकॉन्शियस माइंड जो है उस पुराने समस्या के समाधान को इस चुनौती के लिए सामने रखता है। अब सर मैं इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपसे करूंगा। लोग कहते हैं मुझे देखते से ही बॉस का बिल्कुल ध्यान मुझसे हट जाता है। क्या लगता है ये चीजें, जैसे हमारी जो परफॉर्मेंस है किसी के मन में विद्यमान है, जैसे कोई किसी को देखता है तुरंत बोल देता है ये व्यक्ति काम कर लेगा, और एक को देखता है ये नहीं कर पाएगा, ये जो उसके रोजाना की हैबिट है, चाहे वो उसको काम में कमजोर करती हो, इसे कैसे बदले, वो कैसे दूसरों के सबकॉन्शियस पर वो अपना एक तरह से राज करने लगे? ये तो विवेक जी आपने जैसे बोला कि मेरा इंप्रेशन तुम्हारे मन में क्या है। हाँ, ये बड़ी बात। ठीक है, मेरा इंप्रेशन आपके मन में क्या है, आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है, ये तो उस 2 व्यक्तियों के बीच के आपस का जो भी एक क्रिया प्रतिक्रिया, जो व्यवहार है, इस पे डिपेंड करता है कि आप कैसा इंप्रेशन छोड़ते हैं। ठीक है, मेरा ऐसा मानना है कि एक व्यक्तित्व जी क्या होता है, अगर मैं बात करता हूं कि एक व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या होता है, व्यक्तित्व निर्माण में क्या वो व्यक्ति कभी एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है? क्या मैं सुबह उठ के कभी सोचता हूं कि मैं जो कल का जो डॉक्टर शर्मा था और आज के डॉक्टर शर्मा में अगर कुछ भिन्नता लानी है तो क्या मुझे कुछ सक्रिय होकर प्रयास करने चाहिए? क्या मुझे मेरी बोली सुधारनी चाहिए? क्या मेरे को शब्दों का चयन ठीक करना चाहिए? या मैं एक ऑटोमेटिक प्रोग्राम्ड राजेश शर्मा ही हूँ? मैं जैसा कल था, सुबह उठ के जो है बाथरूम में गया, बाथरूम में उठा के मैंने घिसा, अपने दांत घिसे, मुंह धोया, बाहर आ गए, चाय पी, पेपर पढ़ा, और उसके बाद जो है अपनी दिनचर्या पे निकल गए। वही जो कल किया वो आज किया, आज का वही कल किया, परसों किया। प्रोग्राम्ड हो गए हम लोग, एक कंप्यूटर जैसे प्रोग्राम्ड हो गए, कुछ नयापन नहीं है। तो हमेशा जो है अपने साथ एक्सपेरिमेंट करना सीखो। अरे आज अपने ब्रश किया है कोलगेट से, तो कल दातुन लो भाई। सही आज गर्म पानी से नहाए तो आप कल ठंडे पानी से नहा के देखो। कुछ नया करने की कोशिश करो, कुछ नया करने की। आप अपने ब्रेन को आप कष्ट दो कुछ नया करने की। ठीक है, जैसे सुबह उठना, ये भी एक कष्ट है। सुबह उठना तो एक प्रकार से वरदान है। जो भी प्राणी नहीं, बहुत लोग हैं जिनके लिए कष्ट है, वो सुबह नहीं उठ पाते, उनके लिए जो नहीं उठ पाते अभिशाप हैं, वो अभिशापित हैं विवेक भैया जी। जो व्यक्ति, ये भी मेडिकल साइंस का एक रिसर्च हुआ पड़ा है कि जो व्यक्ति सूर्योदय के दर्शन करता है वो ना जाने कितनी बीमारियों से वंचित रहता है। वंचित मतलब वो उसे होंगी दूर रहता है। जो आदमी सूर्योदय के दर्शन करता है, क्योंकि हमारे हिंदू वेदों में भी लिखा गया है कि जो पहर होते हैं, जो जब ये संधि काल होते हैं ना, संधि काल की ऊर्जा अलग है। जब सूर्योदय हो रहा है, ठीक है, सूर्य जो है सृष्टि में दर्शन देने आ रहे हैं, सूर्यास्त हो रहा है, सूर्यास्त के समय गोधूली का समय है, पूजन का समय होता है, दीप जलाते हैं।
तो उस वक्त जो है अगर हम प्रार्थना भी करते हैं, है ना, मैं ब्रह्म मुहूर्त की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं ब्रह्म मुहूर्त तो 92 मिनट्स पहले होता है, लगभग सूर्योदय के 4 पहले, बजे के है ना, लगभग। 4 बजे का जो भी समय मानते हैं उसको। मेरा ऐसा मानना है कि चूंकि हमारे बस में है, हम मनुष्य हैं, पशु नहीं, ठीक है, और मनुष्य के अंदर की क्षमता है जो चांद तक जा चुका है, जो मंगल ग्रह तक जा चुका है, जिसने जो है बम का आविष्कार कर लिया। हम में से ये एक जो है आज संसार का सबसे रईस पुरुष है, ठीक है, हमारे में से आइंस्टीन पैदा हुए हैं, हमारे में से जो है सारे जो चीजें दिखती हैं वो मनुष्य जाति में से तो निकल के, और वो के अनोखे नहीं है। जी जी, हर इंसान में एक क्षमता है। कुछ लोगों के मन में बड़ी ये चीज रहती है कि इस प्रकृति में संपदा बड़ी सीमित है, इतने ही लोग ले पाएंगे, हम नहीं ले पा रहे हैं तो हम नहीं ले पाएंगे, हम इतने ही सीमित अवस्था में चल रहे हैं। क्या ऐसा वाकई में है? ये निराशावादी लोग हैं विवेक भाई, ये निराशावादी लोग हैं जो ये बोलते हैं कि इस पृथ्वी में संपदा सीमित है, इस पृथ्वी में तो अनंत ऊर्जा है। या फिर उनके दिमाग में एक दूसरी चीज चलती है कि ये बहुत ज्यादा पैसा है तो ये दूसरे तरीके से आया होगा। ये चीजें क्या व्यक्ति को निराशा की तरफ और धकेलती हैं? मतलब नहीं, आप अगर किसी और व्यक्ति के बारे में सोच के समझ के, मतलब पहले से हमने सोच लिया, ठीक है, नहीं ये तो भाव तो आना ही नहीं चाहिए। किसी और के पास अगर पैसा है तो उसकी मेहनत का काम है, उससे आपको क्या लेना देना, ठीक है। यहाँ बात चल रही है आपके सबकॉन्शियस माइंड की। मैं उस सबकॉन्शियस माइंड को कैसे उसमें, देखिए, जहाँ चाह वहाँ राह, ये कहावत आपने सुनी है? जहाँ चाह वहाँ राह, सुना है? बिल्कुल। जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, सुना है आपने? वे देयर इज अ विल देयर इज अ वे, सुना है हमने? आपने ये भी सुना होगा कि 24 घंटे में जो है दूत ऊपर से निकलते हैं, उस वक्त हम जो सोच रहे होते हैं वो तथास्तु बोल के जाते हैं और वो बात हो जाती है ना। सिंपल फार्मूले हैं जीवन के कि जहाँ चाह वहाँ रहा। अरे चाहते क्यों नहीं हो भाई? चाहते क्यों नहीं हो? सही बात है, ठीक है, आप चाहते क्यों नहीं हो? आप वैसा बीज क्यों नहीं बोते जिसका कि जो है एक पेड़ जो है बड़ा सुंदर निकले? जब आप काटना, अच्छी फसल काटना चाहते हो आप, तो अच्छा बीज बो, अच्छी मेहनत करो, अपने खेत में खरपतवार मत आने दो, ठीक है। तो हम जिस सृष्टि में रहते हैं, यहाँ पे ईश्वर ने बहुत मजेदार चीजें भेज दी, बिल्कुल, ठीक है। यहीं पे उसने जो है तामसी गुणों को भी डाल दिया, यहीं राजसी गुणों को भी डाल दिया, यहीं सात्विक गुणों को भी डाल दिया। अब आप खेलो जिंदगी, आप अपने जीवन की शतरंज खेलते रहो बैठ के। आप इतने स्वार्थ हित होके, जो व्यक्ति ये सोचता है कि मेरे को फायदा हो, मैं सामने वालों को बेवकूफ बना के जो है मैंने कुछ पैसे, 2-4 पैसे ज्यादा कमा लिए, मेरे ख्याल से वो इस संसार का सबसे गरीब व्यक्ति है। सबसे गरीब व्यक्ति है जो दूसरों के धन को अपनी जेब में डाल के जीने की कोशिश करता है, ठीक है। ये फलता नहीं है। किसी का अहित करके जो भी अर्जित करोगे वो फलेगा नहीं। मतलब ये तो बिल्कुल कर्मा रूल हो गया कि आप जैसा किसी के लिए करेंगे बदले में आपको भी वैसा ही। और प्रकृति तो इतनी सच है, प्रकृति जैसे एक दीवार है और आपने बॉल मारी तो बॉल वापस आती है। इस प्रकृति का एक अकाट्य नियम है विवेक भैया कि जैसा बीज बोओगे वैसा ही मिलेगा, लेकिन एक नहीं मिलेगा, अनेक मिलेगा। लेकिन सर इसी सोसाइटी में कुछ लोग बड़े प्रैक्टिकल हो गए, उन्हें लगता है मशीन युग अब सभी पर हावी हो गया है। ये बातें पुराने समय की बड़ी अच्छी लगती थी, जैसी करनी वैसी भरनी, लेकिन अब ऐसा नहीं चलता। वो ऐसा मानते हैं कि अब टेक्निकल युग में आप बिल्कुल प्रैक्टिकल हो जाइए और इन सब चीजों का उतना असर नहीं होता। जेन्युइन लाइफ में भी क्या ऐसा है? क्या वो लोग इतने सहज रहते हैं? मतलब दूसरों के लिए आप अगर गलत कर दें, और ऐसा है कि आपके साथ गलत नहीं? मेरे ख्याल से वे भाई आप जिन लोगों की बात कर रहे हो वो शायद बहुत ही पिछड़े हुए, लेकिन वो अपने आप को बड़ा टेक्निकल युग के लोग। मतलब मैं यहाँ कहना चाहूंगा आपको, मैं यहाँ पे सावधान भी करना चाहूंगा जी कि हम भारत देश में रहते हैं जी, है ना। हम जिस देश में रहते हैं उसका नाम है भारत, और भारत जो है कभी विश्व गुरु, अध्यात्म में विश्व गुरु रहा है, विश्व गुरु, ठीक है। यहाँ मैं आपके चैनल के जरिए यहाँ पे कहना चाहूंगा कि कोशिश करके देखो कि पाश्चात्य देश कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। किसी वजह से हम जो है इस भौतिक दुनिया में हम थोड़ा पिछड़ गए हैं, है ना, क्योंकि बीच का जो है
कुछ आक्रांताओं का काल रहा, कुछ अंग्रेजों ने हमको लूटपाट लिया, ठीक है, हमारी पूरी संस्कृति संस्कारों को यहाँ से ले गए जी, ठीक है, और हम पिछड़ गए। सोने की चिड़िया कहलाने वाला हमारा देश, विश्व गुरु अध्यात्म में हम कहीं के कहीं थे, वेद हमारे यहाँ लिखे गए, वेद पुराण हमारे यहाँ लिखे गए, संस्कृत हमारे यहाँ से गई, ठीक है। तो हम तो उस देश के बच्चे हैं जो अपने आप में एक अनोखा देश है, अनोखा देश है। और जहाँ पे जो बातें चलती हैं वहाँ तो ये चलती है। आज भी हम अपने माँ बाप को सुबह उठ के चरण स्पर्श करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, शेक हैंड नहीं करते। माँ बाप हमें जो है सिर फेर के दुआ देते हैं, शब्दों से जो है जो आशीर्वाद मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। इन सब चीज़ों का इतना महत्व है, इतना महत्व है इन सब चीज़ों का, ये शाब्दिक ऊर्जा है। और अब जो है मैं यहाँ कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जो व्यक्ति बोलते हैं कि टेक्नोलॉजी नहीं, अब फिर से हम यंत्र की जगह पे हम फिर से अब मानसिक ऊर्जा पे आ रहे हैं। वाह, जो विज्ञान जो है वो न्यूटन का विज्ञान नहीं, अब आइंस्टीन के विज्ञान की बात चल रही है, क्वांटम की बात चल रही है। अब कहा जाता है कि अणु परमाणु नहीं, क्वांटम की बात करते हैं कि सब कुछ ऊर्जा का ही तो रूप है। बिल्कुल, सब कुछ ऊर्जा का, सब कुछ ऊर्जा ही है। तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना ही योग कहलाता है। ये तो आइंस्टीनियन साइंस है। और इसके चलते ही धीरे धीरे जो है पाश्चात्य देशों में जो आज रिसर्च हो रही है, हमारे भारत वेदों पे, पुराणों पे, गीता पे जो रिसर्च हो रही है, जो चीजें निकल के सामने आ रही हैं, अद्भुत हैं, अद्भुत चीजें आ रही हैं। और निश्चित तौर से आपकी बातें सुनते सुनते भी ऐसा लग रहा है सर कि सुनते जाइए, सुनते जाइए। सबके लिए कुछ ना कुछ है और वाकई अद्भुत रही आपके साथ ये बात। और समय अब बड़ा एकदम अंत मोड़ पे आ चुका है, लेकिन आज जो डॉक्टर साहब से हमने बात की वो थी सबकॉन्शियस माइंड को लेकर, इसकी खुराक को लेकर, इसको कैसे बेहतर बनाया जाए, कैसे खुशियों का अंबार आपके पास आ जाए। रोज आप क्यों अपने आप को खुश नहीं महसूस करते, इस सब चीज़ों पर हम बात इसीलिए हमने की ताकि यदि आप पढ़ाई करते हैं, आप जॉब पर जाते हैं या सामान्य जिंदगी आप बिताते हैं, तो आपके लिए खुश रहना बहुत ज़रूरी है। आप जितना खुश रहेंगे इस सोसाइटी के लिए उतना ही ज़्यादा एक मैं कहूँगा सहयोग करेंगे इस सोसाइटी के लिए। आपका ऊर्जावान चेहरा, आपका खुशनुमा चेहरा इस सोसाइटी को बहुत कुछ देगा। फिलहाल के लिए IND की इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।